वेलकम बैक। आप सोच रहे होंगे मैं हंस क्यों रही हूँ, तो जो ब्रेक में यहाँ पे गुफ्तगू चल रही थी मुझे उसमें हंसी आ रही थी। हमजा आप खुद ही बताएं कि आप क्या बातें कर रहे थे। अच्छा, इरफान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया कि आप आए। बात ये चल रही थी, मैंने इरफान से पूछा इरफान ये लोग क्या कर रहे हैं, तो इरफान ने आगे से कहा कि वही कर रहे हैं जो हमेशा करते हैं। तो हम इस बात के ऊपर हंस रहे थे। खैर क्रिकेट की हम बात करने लगे और क्रिकेट की बात करते हुए वैसे तो रोना चाहिए, लेकिन क्या करें कि अब रोने की जगह हंसना आता है कि जो हो रहा है हमें समझ नहीं आती कि क्या हो। इतना अच्छा हमारे स्पिनर्स ने परफॉर्म किया, हम 220 पे वी वर ऑल एक्साइटेड कि ओहो हमने तो बस कमाल ही कर दिया। लेकिन हमारे जैसे ही बैट्समैन मैदान में आए तो हमें लगा कि नहीं ये तो कुछ उलट हो गया है। पहले कह रहे थे कि जी हमारे कैप्टन ने यही कहा ना बाबर ने कि अगर मैं टॉस जीतता तो मैं बैटिंग करता, क्योंकि बैटिंग जो है सपोर्ट करती है, लेकिन हमारे बैट्समैन को मेरा ख्याल है विकेट सपोर्ट करना भूल गई। 14 विकेटें गिर गई कराची के विकेट के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा सोचने की बात है कि कराची में 14 विकेट्स एक दिन के अंदर गिर गई। और एल्गर भी बहुत हैरान थे इस बात के ऊपर कि ये तो समझ ही नहीं लगी कि 14 विकेट्स कैसे गिर गई हैं। तो ये हम इरफान से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। खैर अभी तक कोई आउट नहीं हुआ है। आज के दिन में 57 पे 4 खिलाड़ी आउट है। पहले माजिद साहब जो है ना इस टाइम स्टेडियम में मौजूद हैं। अच्छा। उनसे बात कर लेते हैं कि उनको ये विकेट कैसी लग रही है। माजिद भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कल क्या हुआ वो भी हमें बता दें। क्या विकेट कुछ बदल सी गई है, बॉल बाउंस नहीं कर रहा, नीचे बैठ रहा है, हो क्या रहा है कि खेला ही नहीं जा रहा था? गुड मॉर्निंग हमजा और फरा। और विकेट देखें, मेरे ख्याल में पैनिक बटन दब गया और ऐसी पिच जिसके बारे में शायद किसी को तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बार पहले एक दिन में 15 विकेट गिरे थे। कल आप देखें 14 विकेटें एक ही दिन में गिर गई। तो मेरे ख्याल में बेहतर विकेट होनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान के बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे न्यूजीलैंड में। तो यहाँ पर कोई बैटिंग विकेट बनाते जो दूसरे तीसरे दिन जाके ब्रेक करती, लेकिन अभी तक कोई पाकिस्तान की विकेट नहीं गिरी है। लेकिन पिच जिस तरह बिहेव कर रही है, मुझे लग रहा है कि शायद 3.5 दिन में ये फैसला खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान की मुश्किलात जो है, अभी तक तो टीम मुश्किल में फंसी हुई है। आपको यानी 4 दिन भी पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे? लोग 4 दिन तक प्रेडिक्ट कर रहे थे, आपको लग रहा है 3.5 दिन में ही मैच जो है वो खत्म हो जाएगा। और आज के दिन में आपको क्या लग रहा है? बॉलर्स बैट्समैन हमारे जो हैं रिजवान की अगर हम बात कर लें और अभी विकेट पे अजहर फवाद है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा ये टीम को सांस दिला देंगे? देखिए, क्रिकेट को गेम ऑफ अनसर्टेनिटी इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी मरहले पर ये मैच पलट जाता है। अभी तक तो जो हालात लग रहे हैं वो तो पाकिस्तान ने अभी सुबह से अभी तक कोई विकेट नहीं खोई है। लेकिन आप देखें कि इस तरह गेंदें बाज बहुत ज्यादा बैठ रही हैं और बाज गेंदें बहुत ज्यादा उठ रही हैं। तो पिच में अनइवन बाउंस भी है। और आज के दिन में अभी जो पहला सेशन है दूसरे दिन का, अभी तक न्यूजीलैंड ने अपने स्पिनर्स को बॉलिंग नहीं दी है। तो लेकिन मेरे ख्याल में पिच बैटिंग के लिए बहुत आसान नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 3.5 दिन में मैच खत्म होगा। मेरा सिर्फ नुकता ये था कि हम जब न्यूजीलैंड में स्ट्रगल कर रहे थे हमारे बैट्समैन, तो हमें चाहिए था कि अपने बैट्समैनों के लिए बेहतर पिच देते, क्योंकि ये जो हमने पिच तैयार की पूरी टॉस पे मैच चला गया और पाकिस्तान टॉस हारा। और मैं खास तौर पर देख रहा था मिसबाह-उल हक पिच के लेफ्ट साइड पे खड़े हुए थे। जैसे ही बाबर आजम टॉस आ रहे हैं, मिसबाह-उल हक के हाथ में उनकी कैप थी और उन्होंने जिस तरह कैप को अपने घुटनों पर पटका है, तो उससे लगा कि मिसबाह भी काफी नाराज थे कि ये मैच हम टॉस पे लेके चले हुए थे और पाकिस्तान टॉस हार गया। अल्लाह करे कि पाकिस्तान यहाँ से मैच निकाल दे, लेकिन अभी तक दिल्ली दूरस्थ काफी मुश्किल मंजिल है पाकिस्तान की। बिल्कुल जी, हुनूस दिल्ली दूरस्थ। बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी साहब, आप स्टेट मौजूद है। इरफान, माजिद भट्टी साहब तो कह रहे हैं कि शायद पिच ही नहीं ठीक बनाई गई है। कल शुरू में ये बातें हो रही थी कि पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जब पाकिस्तान बैटिंग करने आया था तो हमने देखा कि बाउंस ही नहीं आ रहा। बॉल कहाँ से रबादा किस हाइट से करवा रहे हैं और वो नीचे बैठ जाता था। असल में इन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैनिक कर गई हमारी मैनेजमेंट भी, और उन्होंने था कि ऐसी वो प्लेसेंट विकेट बनाए, स्पिनिंग ट्रैक के चक्कर में गए। और इसमें होता है कि रोलर का बड़ा इफेक्ट होता है कि आप इसमें सॉफ्ट रोलर यूज़ करते हो, बहुत हार्ड रोलर यूज़ करते हो। अभी भी देखना पड़ेगा कि ये किसको ऑप्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि कई दफ़ा क्रैक्स आ जाते हैं विकेट्स के अंदर। जब क्रैक आते हैं तो वो आपकी बॉल अनइवन बाउंस पे रहती है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है।
और दूसरा ये कि स्पिनिंग ट्रैक तो ऑब्वियसली इनके पास सेकंड ऑप्शन ही कोई नहीं था कि हम स्पिनिंग ट्रैक बना के उनको ट्रैप करें, बट अनफॉर्चुनेटली हम खुद थोड़ा ट्रैप होना शुरू हो गए। अच्छा, ये मुझे तो इस बात पे हंसी आ रही है, एक उर्दू में मुहावरा है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये सारी जो कंडीशंस होती है हमारे ऊपर क्यों अप्लाई होती है? बायोसिक्योर बबल का डिप्रेशन आएगा तो हमारी टीम को आएगा, विकेट अगर वो है तो वो साउथ अफ्रीका भी खेल गया, 220 बनाई गया, हम क्यों 33 पर नहीं लुढ़कते फिर रहे हैं? मतलब ये सारी कंडीशंस हमारे ऊपर क्यों वारिद हो जाती है? ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि चले आपके अवे सीरीज पे भी आपको परफॉर्म करना चाहिए था, बट एज होम सीरीज की बात करें तो उस पर तो आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं ना, और आपकी ना कोई जस्टिफिकेशन बची। इवन आपके बैट्समैन के पास कोई इसकी आप नहीं कह सकते कि कोई जस्टिफिकेशन है। अब चीज़ करने की ये है कि अभी भी हमारे पास एक लास्ट होप ये है इस मैच में सर्वाइवल की सारी होप इस इनिंग्स के ऊपर है, ये जो दोनों की पार्टनरशिप चल रही है, क्योंकि ये अभी आपके मेन प्लेयर हैं दोनों, और सीनियर प्रो आपके पास है नहीं, SHFE का आपने कैरी नहीं किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे चलते हैं। इसमें एक और मिस्टेक हमने की, या हमें चाहिए था कि इसमें 6 बैट्समैन के साथ जाते, या आपको चाहिए था 5 बॉलर के साथ जाते। बॉलर्स भी चाहिए थे हमें। फास्ट बॉलर ना करते आप, उसमें जो साजिद खान थे जिन्होंने डोमेस्टिक के अंदर हाईएस्ट विकेट्स ली थी, उनको इंडक्ट करना चाहिए था। देखिए यासर शाह जो है वो लेग ब्रेक बॉल करते हैं, कल भी मैंने एक शो में बात की कि उनकी बॉल बाहर जाती है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास जो नुमान अली है वो लेफ्ट, उनकी बॉल भी बाहर जाती है। उनके 2-3 बैट्समैन जो है लेफ्ट हैंडेड हैं। साजिद का ये फायदा होना था कि वो ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, तो एक तो वैरायटी डिफरेंट ऐड हो जानी थी, एक की बॉल बाहर जा रही है, एक के अंदर आ रही है, हफीज वाला काम हो रहा था लेफ्टी के लिए। जी बिल्कुल, तो वो एक बड़ा अच्छा कॉम्बो बन जाना था। अब पता नहीं उसकी क्या उनकी अप्रोच थी, किस रीज़न से उन्होंने चांस दिया, आल दो के उन्होंने 2 आउट किए, बॉल भी अच्छी की, लेकिन एक चीज़ जो मुझे नज़र आई कि उनकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी थी, बट बॉल के अंदर ग्रिप ज़्यादा नहीं था, बॉल के अंदर टर्न ज़्यादा नहीं था। अब ये टेक्निकली जैसे मैंने सारा डोमेस्टिक फॉलो किया तो साजिद खान की बॉल के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा टर्न भी नज़र आया, ग्रिप भी नज़र आई। ये एक फिंगर स्पिनर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है जिस तरह का ये ट्रैक था और जिस तरह की बॉल स्पिन हो रही थी, ऐसा बॉलर ज़्यादा इफेक्टिव होता। इंडक्शन जो है फ़हीम अशरफ आपकी न्यूजीलैंड की कंडीशन के लिहाज से बेस्ट प्लेस थी उसकी, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं, अभी भी वो आपका नंबर 1 ऑलराउंडर है। बट इस विकेट के ऊपर उन्होंने जैसे हम देखा, क्योंकि वो सीम और स्विंग बॉलर है, ठीक है, तो उन्होंने विकेट भी कोई नहीं ली। अल्लाह करे कि वो बैटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर दें। आप ठीक है, कई दफ़ा आप कम्बिनेशन टीम पे ख़राब नहीं करते, बट ऐसी पिचेस के ऊपर आपको पिच को देखते हुए, कंडीशन को देखते हुए अपने प्लेस खिलाने चाहिए। चौथी इनिंग्स पाकिस्तान ने खेली है। अगली बात मैं ये कहने लगा था, ये दूसरी इनिंग्स अभी चल रही है और पाकिस्तान की ये हालत है, चौथी में हम तो शायद जो हालात है 50 भी नहीं कर पाएंगे। देखिए वो इसीलिए साउथ अफ्रीका ने गैम्बल खेला फिर आते साथ, क्योंकि जो जितने भी हमने मैचेस देखे हैं कि कराची के अंदर पहले हाफ में बॉल थोड़ा सीम और स्विंग करता है, तो उन्होंने वो रिस्क लिया, ठीक है, इसीलिए लिया कि उनको पता था कि 4th इनिंग्स इस विकेट में क्रैक्स आएंगे, बॉल ज़्यादा ग्रिप करेगी, मुश्किल हो जाएगी बैटिंग, इसीलिए उन्होंने वो पाकिस्तान को दिया चांस कि ये 4th इनिंग ये खेलें। और अगर लेट्स सपोज अगर जो टारगेट है वो कोई 200 के करीब अगर आप दे दिया साउथ अफ्रीका ने 4th इनिंग, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, दूसरी इनिंग्स में फिर आपको लग रहा है कि बॉलर्स का हमारे ये जो अभी फिर भी हम कह सकते हैं कि जैसे हम 33 पे लुढ़क रहे थे, तो वो 220 पे तो ऑनरेबल स्कोर तो उन्होंने कर लिया था। तो अगर खुदा न खास्ता ये कॉम्बो हमारा जो है ये नहीं चलता, उस तरह से बैटिंग पे हमें सपोर्ट नहीं मिलती, तो बॉलर्स हमारे फिर सहार लेंगे उस प्रेशर को जो कि फिर आने वाला है। देखिए मेरा जो मानना है कि वो उन्होंने जो पहले इनिंग्स के अंदर मिस्टेक की वो सेकंड में रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ी प्रोफेशनल साइड है उनकी। 2 उनके मेन प्लेयर जो है वो रन आउट हो गए, तो ये भी आपको उनकी विकेट्स लेने में बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला। अगर लेट्स सपोज रन आउट ना होते तो माइट भी ये 280 300 का टारगेट आपको देते, तो वो बहुत फॉलो ऑन की तरफ जा रहे थे। जी, तो इसलिए अभी भी आपके पास जिस टीम ने भी इनिंग्स में इसमें लीड ले ली, चाहे पाकिस्तान ने ली या उन्होंने ली, जिसने लीड ली उसके चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट होते हैं। हम मैनेजमेंट के डिसीजंस की बात कर रहे हैं। कल 3 आउट हुए, वैसे बाबर आजम को कोई बहुत अच्छा बॉल नहीं पड़ा था जिसपे वो आउट हो गए थे, वो तो परेशान थे क्योंकि उन्होंने 18 गेंदें अभी गुजारनी थी और वो उस पे परेशान थे। बहुत सीधा गेंद था जिसपे वो आउट हो गया, स्पिन था। लेकिन हसन अली इतना अच्छा करके गया, नाइट वॉचमैन भेजना था तो शाहीन शाह अफरीदी को चूज कर लिया गया, हसन अली को भेजते शायद वो खड़े भी हो जाते। अब बस यही थोड़ी छोटी मिस्टेक इन्होंने की, जैसे मैंने बात की कि इमरान भट्ट को सारा अगर डिस्कस करें, मैनेजमेंट थोड़ा सा अभी भी पैनिक बटन के साथ है। आपकी डोमेस्टिक सीरीज थी, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहते, इजी सिंपल चीज़ें रखते। सिंपल चीज़ें रखने से क्या होना था कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं बिल्ड होना था। आपने लड़कों के ऊपर प्रेशर डाला, लास्ट हाफ का प्रेशर दिया आपने लड़कों को, आपने 18 ओवर गुजारने हैं, वो उस शेल के अंदर चले गए लड़के और वो शेल के अंदर जाने से वो आउट होते रहे। फिर इसी तरह आपने इमरान भट्ट को चांस दिया, अजहर अली ने एज ए ओपनर बहुत परफॉर्म किया हुआ है, तो आप अजहर अली को एज ए ओपनर चांस देते, ठीक है, आप अपने मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करते। अगर प्रॉब्लम जो आपको ज़्यादा आ रही है टॉप ऑर्डर में भी आ रही है, मिडिल ऑर्डर में भी आ रही है, तो आपके पास मिडिल ऑर्डर में कामरान गुलाम जिन्होंने 37 ईयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया, आप उस लड़के को इंडक्ट करते। देखिए किसी भी प्लेयर की जब फॉर्म लगी होती है ना,
चाहे वो डोमेस्टिक में है किसी भी लेवल पे, तो आपको हमेशा मेरा मानना है कि उसको खिलाना चाहिए। आपको टीम में सेलेक्ट करने का मकसद क्या था? कामरान गुलाम की मुझे समझ नहीं आई, उसको सेलेक्ट करने का क्या ऑब्जेक्टिव था अगर आपने उसको 17 और उसके बाद 11 में भी नहीं रखा। फिर इसी तरह साजिद खान को रखने का क्या फ़ायदा था जब आपके दोनों जो ऐसे प्लेयर जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया और विकेट हाईएस्ट स्कोरर और हाईएस्ट विकेट टेकर थे, उनको जब आपने इंडक्ट नहीं करना और अपनी पिचेस के ऊपर नहीं इंडक्ट करना, तो मेरा नहीं ख्याल फिर आपको चांस देने का फ़ायदा था। अजहर अली ओपन करते, आपके मिडिल ऑर्डर में एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ऐड होता, तो मेरा ख्याल है कि ये आपका कम्बिनेशन ज़्यादा वर्थवाइल होना था। मुझे लगता है कि अगर मीडिया खत्म हो जाए ना तो शायद बेचारे खेल ही लें कुछ क्योंकि जितना आप लोग प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट कर देते हैं, सो वो अगर वो टेलीविजन सुनते हो और देखते हो तो वो तो बेचारे रात को सो नहीं सकते होंगे जो हाल करता है। हमारा जैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको सोना अभी भी नहीं चाहिए। अच्छा, वैसे हमजा आप दोनों से सवाल है, कैसे लगी आपको बाबर आजम की एंट्री वापस, कमबैक ऑफ द अच्छा कमबैक नहीं, उन्होंने अच्छा खेल रहे थे, लेकिन जिस बॉल पे आउट हुए उस पे आउट होना मेरे नजदीक मुझे नहीं लग रहा था कि इतना को मुश्किल, बड़ा सीधा बॉल था, स्ट्रेटन था, वार्म बॉल था, बड़ा सीधा बॉल था। लेकिन काबिले जिक्र कारकर्दगी कह सकते हैं आप इसे, जितना आप लोग जो है एक्साइटेड थे कि ओ हो इस दफा तो बाबर आजम भी खेल रहे हैं। देखिए बाबर आजम ये बात मुझे रोजाना सुनने को मिलती है, आपने परेशान नहीं होना चाहिए। देखिए प्रेशर तो बाबर आजम पे इनफैक्ट बहुत ज़्यादा है। बाबर आजम पे एज ए प्लेयर भी, क्योंकि मेन प्लेयर भी थे, अब कैप्टन भी खेल रहे हैं, तो प्रेशर तो उन पे बहुत ज़्यादा है। इनसे ज़्यादा प्रेशर जो है मैनेजमेंट के ऊपर है, क्योंकि जो मीटिंग इनकी क्रिकेट कमेटी के साथ हुई थी, ये प्रॉब्ली इनकी लास्ट सीरीज़ है और इनके सर्वाइवल की सीरीज़ है। बिल्कुल है। और समहाउ ये भी कहा जा रहा है कि ये चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं कि ये इसके बाद ये मैनेजमेंट नहीं रहेगी, बट एक रे ऑफ होप इनके लिए स्टिल अवेलेबल है कि अगर ये जीत जाते हैं, कोई मिरेकल हो जाता है, वाइट वॉश कर देते हैं साउथ अफ्रीका को, तो शायद ये सर्वाइवल कर दें और इनको शायद रख लिया जाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है ऐसा होने के भी और इनको रखने के भी। इरफान, आखिर में ये बात हमें बताएं कि फवाद आलम, जिनका 10 साल बाद हमने कहा कि कमबैक हुआ, उनके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन पिचेस पे खेलने का। कराची में उन्होंने सबसे ज़्यादा, जितनी टीम है हमारे पास डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने खेली है, उन पर इस वक्त कितनी जिम्मेदारी है और हमें कितनी उम्मीद फवाद से लगानी चाहिए। फिर हमारी बैटिंग डेप्थ, यासिर शाह तक बैटिंग कर लेते हैं, नुमान भी बैटिंग कर लेते हैं, अभी जितने प्लेयर हैं वो बैटिंग कर लेते हैं, 15-15, 20-20 स्कोर जोड़ सकते हैं। देखिए हमजा, उसमें बात यह है कि जो टेस्ट क्रिकेट है ना, वो जो मदर ऑफ क्रिकेट है, इसीलिए बोला जाता है कि इसमें आपको रिजिलेंट होना पड़ता है, आपको अटैक भी करना पड़ता है, सम टाइम पेशेंस भी दिखाना पड़ता है और एग्रेसिव अप्रोच तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो ODI और T20 इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसने टेस्ट क्रिकेट को भी आप देखें हर मैच में रिजल्ट आता है। फवाद आलम और अजहर अली दोनों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जैसे इन्होंने मीडिया की बात की कि आप सीनियर प्रोस के साथ अब सर्वाइव नहीं कर सकते अगर वो परफॉर्म नहीं करे। देखें, हमने देखा कि असद शफीक ने परफॉर्म नहीं किया, उनको मैनेजमेंट को प्रेशर इतना ज़्यादा आया, उनको हटाना पड़ा। इन दोनों के लिए भी, ये भी इन दोनों के लिए, एक के लिए नहीं, इन दोनों के लिए ये मेक और ब्रेक वाली सीरीज़ है। अगर ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करते हैं और अपनी पोजीशन को ये बताते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंस थी और हम टीम को लेके जा सकते हैं, तो मेरा ख्याल है चलेंगे। अगर हारना ही है तो फिर आप नए लड़कों के साथ हारें, एटलीस्ट को टीम तो डेवलप हो जाएगी 6 मंथ साल के। मुझे तो लगता है पूरा काम ही टॉस पे चल रहा है अगर आ गया तो जीत जाएंगे। नहीं, अभी उम्मीद बहुत है। मैं वैसे काफ़ी होपफुल हूँ कि ये दोनों करेंगे और ये हमें पिच सूट करती है, इस कंडीशन को काफ़ी ये समझते हैं और मेरा ख्याल है कि आई स्टिल बिलीव कि ये पाकिस्तान अच्छा करेगा। लेट्स होप इसलिए कि भले हम इस पे रोने की जगह हंस लें, लेकिन अंदर से तो रो ही रहे होते हैं सारे, बिकॉज हमें वी ऑल आर क्रिकेट लवर्स और अपने होम ग्राउंड पे अपनी टीम को हारते देखने से बड़ा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 13 साल बाद टीम का आना और ये एनवायरनमेंट जो नजर आ रहा था, ये बड़ा आंखों को अच्छा दिख रहा था, दिल को बड़ा अच्छा लग रहा था कि ये पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है। ये सबसे बड़ा आई कैचिंग चीज थी। वी वर होपिंग टू हैव अ गुड क्रिकेट। जी इंशाल्लाह। सो भले खुदा ना खास्ता हार ही जाए, मगर गुड क्रिकेट तो दे दें हमें। बिल्कुल गुड क्रिकेट। इरफान, बहुत शुक्रिया आप आए और आपने जो हमें उम्मीद दी है कि हो सकता है कि पाकिस्तान अभी कम बैक कर सकता है। 64 पर 4 खिलाड़ी आउट हैं, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान स्कोर कर रहा है, इतना ज़्यादा स्कोर नहीं है कि हम उसको पूरा नहीं कर सकते। पहली बात तो यह फॉलो ऑन से बचना है। सो इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमारी बातों को इग्नोर करते हुए दुआएं हमारी अपनी टीम के साथ है, ग्रीन शर्ट्स के साथ है हमेशा, कि वो जिस मैदान में भी उतरे हमेशा कामयाब हों। और अब हम आपको एक और जो है गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करने लगे हैं। साल 2020 कोविड-19 से मुतासर होने के बावजूद पाकिस्तानी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट मोहम्मद राशिद नसीम के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने का सिलसिला जो है वो नहीं तोड़ सका। बिल्कुल ऐसे ही है और 2020 में मोहम्मद राशिद ने 20 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया। साल 2020 में कोविड-19 की वजह से जहां खेलों की सरगर्मियां मुअत्तली का शिकार थी, वहीं
पाकिस्तान के मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट राशिद नसीम पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे थे। सो 2020 में उन्होंने 20 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, जिनमें से 1 घंटे में 1 किलो वजन के साथ सबसे ज्यादा मुक्के मारने का रिकॉर्ड बनाया। 1 मिनट में कोहनी से सबसे ज्यादा अखरोट तोड़ने का भारतीय रिकॉर्ड भी तोड़ा। 1 घंटे में 5 किलो वजन के साथ सबसे ज्यादा किक्स मारने का रिकॉर्ड भी इनके हिस्से में आया। और 1 मिनट में सबसे ज्यादा सर से पेंसिल तोड़ने का रिकॉर्ड, 3 मिनट में सबसे ज्यादा टारगेट पर घुटने मारने का रिकॉर्ड, ये सब रिकॉर्ड जो है ये राशिद नसीम के हिस्से में। बिल्कुल, हमने राशिद को पहले भी मेहमान बनाया था, लेकिन मजीद रिकॉर्ड बना दिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। राशिद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपको तो कोविड भी नहीं रोक सका, बड़ों को रोक दिया, बड़ी मईशतों को जो है ना घुटनों पे ले आया ये कोविड, लेकिन आप छाए में। मुबारक हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो वालेकुम सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जी, कोविड के अंदर जो है वो मेरे रिकॉर्ड बनाने की तादाद जो है वो कुछ ज्यादा ही तेज हो गई, क्योंकि नॉर्मली जो मेरी एवरेज आती है एक साल में रिकॉर्ड्स बनाने की वो तकरीबन 10-12 के करीब आती है। लेकिन 2020 के अंदर कोविड चल रहा था, पूरी दुनिया में जो है स्पोर्ट्स की सरगर्मियां जो है वो मुअत्तल थी, लेकिन मैं भी कुछ मैं भी जॉब से जो है वो नहीं थी, मेरे पास जॉब भी नहीं थी, तो भरपूर तरीके से मैंने कहा चले मार्शल आर्ट करते हैं और रिकॉर्ड्स की तादाद को जो है वो बढ़ाते हैं। और क्योंकि मेरा ये टारगेट है, एम है मेरा कि मैं पाकिस्तान के लिए जो है वो मार्शल आर्ट में जो है वो 100 रिकॉर्ड्स जो है वो कंप्लीट करूं, तो मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई और अल्हम्दुलिल्लाह 20 रिकॉर्ड्स जो है वो मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो है वो अप्रूव्ड जो है वो करवाए माशाल्लाह से। वेरी गुड। सो अब कितने रह गए हैं? अब आपने 100 अगर तय किए हुए हैं तो कितने रह गए हैं, और उनको कोई टाइम फ्रेम भी तय किया हुआ है कि बाकी जो है वो कितने अरसे में मुकम्मल करने हैं? देखिए, मेरे जो अब तक जो है वो इंडिविजुअली तौर पे जो है वो मैं 63 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका हूँ, जबकि मेरी एकेडमी जो है पाकिस्तान एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स जो है वो अब तक 78 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है रजिस्टर करवा चुकी है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर मेरा ये टारगेट है कि मैं अपने जो है 100 रिकॉर्ड्स जो है वो इंडिविजुअली तौर पर जो है वो कंप्लीट करूं। पहले टारगेट है कि मेरी जो एकेडमी है उसके मिलाकर जो है वो 100 हो जाए, उसके बाद फिर मेरा अपना जो इनफरादी तौर पर जो है वो 100 का टारगेट है इंशाल्लाह। बिल्कुल, आपकी जो साहबजादी हैं वो भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शायद हासिल कर चुकी हैं, हमारी उनसे बात भी हुई थी। वो कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है और वो कहाँ तक पहुँच गई हैं? आगे उनके क्या प्लान्स हैं जो आपने तय किए हुए हैं? देखिए, वो दुनिया की जो है वो सबसे कम उम्र मार्शल आर्ट बनाने वाली जो है वो लड़की है, जिसने 7 साल की उम्र में जो है इंडिया का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। अल्टरनेट एल्बो स्ट्राइक्स जो है वो उसको करनी थी 211, तो उसने जो है वो 242 एल्बो स्ट्राइक्स करके जो है वो इंडियन जो खिलाड़ी थी श्रुति एस, उसको जो है बीट किया था। और इस रिकॉर्ड के लिए एज लिमिट कोई भी नहीं है, मतलब अगर कोई 15 साल का हो, कोई 20 साल का हो, कोई 25 साल का हो या 30 साल का हो, तो ये रिकॉर्ड को बना सकता है। तो उसने जो है वो एक यंग लड़की थी उसको बीट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी मार्शल आर्ट की वो प्रैक्टिस कर रही है। बेसिकली मेरा ख्वाब तो ये है कि वो एक एज ए फाइटर जो है वो अपना जो है वो नाम बनाए पूरी दुनिया में मार्शल आर्ट के हवाले से। लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर उसकी एक एबिलिटी सामने आई थी मेरे नजदीक, क्योंकि वो सारा दिन जब मैं प्रैक्टिस कर रहा होता था कोविड की वजह से, वो भी मेरे साथ 4-4 घंटे 3-3 घंटे प्रैक्टिस कर रही होती थी। तो मुझे उसकी एबिलिटीज नजर आई, मैंने उससे वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करवाया। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइएगा, आप जैसे और बहुत सारे नौजवान जो घर में हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है और वो भी चाहें कि वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहें, तो क्या गाइड करेंगे उन्हें कि किस तरह से किया जा सकता है? देखिए जी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सबसे बड़ा जो है ना, सबसे पहले तो आप अपने टैलेंट को फाइंड करें कि आपके अंदर टैलेंट बेसिकली क्या है। किसी को देख करके यार मैं भी ये कर सकता हूँ, या सबसे पहले आपकी जो स्पेसिफिक जो आपकी जो फील्ड है उस फील्ड के अंदर जो है आप अपने टैलेंट को जो है ना वो फाइंड करें कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है। उसके बाद फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अप्लाई करना, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अप्रूव कराने तक का जो मरहला है वो तकरीबन 7 से 8 महीने का एक पूरा प्रोसेस है। जब आप गिनीज के पे अप्लाई करते हैं तो ये तकरीबन जो आपकी एप्लीकेशन होती है वो तकरीबन 3 महीने लगते हैं अप्रूव होने में। उसके बाद फिर आप उसकी गाइडलाइन आपके पास आती है, उसके अंदर छोटी छोटी चीजें लिखी हुई होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे एक लकड़ी का बोर्ड ब्रेक करना है, मैं चाहता हूँ कि एल्बो के साथ या हाथ के साथ या सर के साथ जो है मैं कोई लकड़ी का बोर्ड ब्रेक करूँ और उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं, तो वो लकड़ी के बारे में पूरी एक जो है ना वो उसको स्पेसिफाई करेंगे। उसकी जो SOPs होंगी कि जी लकड़ी का बोर्ड इतना मोटा होना चाहिए, इस किस्म की लकड़ी होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। उसके बाद फिर तकरीबन 3 महीने जो है वो लगते हैं उसको अप्रूव कराने के अंदर। फिर वो आप रिकॉर्ड बनाते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की शराइत के मुताबिक।
बिल्कुल ठीक है। राशिद, हमें ये बताएं कि आपने बताया कि आपके पास जॉब नहीं थी। इतना रिकॉर्ड होल्डर शख्स हो, क्या मार्शल आर्ट्स में पाकिस्तान में बिल्कुल काम नहीं हो रहा कि आप उससे रिलेटेड कोई जॉब कर सकें, आपको जॉब मिल सके? देखिए जी, मैं बेसिकली स्कूल टीचर हूँ और स्कूल्स के अंदर जो है मैं मार्शल आर्ट कराता हूँ। मेरे पास कोई वैसे तो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन क्योंकि स्कूल्स वगैरह सारे बंद थे तो लाजमी सी बात है कि मेरी जॉब भी नहीं वैसे, और अभी तक आपको पता है कि स्कूल जो है वो बंद है। तो जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो जॉब स्टार्ट होगी, लेकिन लाजमी बात है कि हम सैलरी वगैरह जो है वो नहीं मिल रही थी, तो घर पे ही हैं हम लोग सारे। और इस दौरान में मुझसे कुछ एक दो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने रब्ता किया जॉब के लिए, लेकिन उन्होंने फिलहाल मुझे जॉब नहीं दी और उन्होंने मेरा सीवी वगैरह ले लिया और सारी चीजें उन्होंने पूछी, 2-3 दफा रब्ता किया, लेकिन उसके बाद कोई सिलसिला ऐसा आगे बढ़ा नहीं। लेकिन ये है कि प्रैक्टिस में करता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा चले यार, फारिग है घर के अंदर तो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और अपनी फिजिकल कंडीशन है और जो उसको मजीद बेहतर बनाया जाए। अच्छा राशिद, ये चीज़ एंगल जो है ना आपका, ये बहुत इंस्पिरेशनल है। मुझे तो लग रहा है आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ लगा देना चाहिए कि मेंटल टफनेस जो है वो कैसे सीखी जाए कि जब हालात फेवरेबल नहीं भी हो तब भी आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और अपना स्टेमिना और अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड जो है, आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, वो मेंटेन करें। सो ये आप क्यों मायूस नहीं हुए, बदल नहीं हुए, अफसरदा नहीं हुए, परेशान नहीं हुए? आपने कहा हो सब खत्म हो गया, दुनिया तो तारीक हो गई, और आपको क्यों नहीं लगा कि गवर्नमेंट जो है वो नहीं सपोर्ट कर रही है, फ्रस्ट्रेशन ने नहीं आपको जो है वो अपना शिकार बना लिया? देखिए जी, जब आप कोई पॉजिटिव काम करते हैं ना तो आप पर मुश्किलात भी आती हैं, आप पे तनकीद भी होती है। तो मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पे भी कुछ लोग तनकीद करते हैं और बहुत सारे लोग जो है मतलब बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं। तो बेसिकली मेरे जो वालिद हैं और मेरी वालदा है, उनकी बड़ी ख्वाहिश है, और मेरे जो उस्ताद हैं। ठीक है राशिद, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और हुकूमत को सरपरस्ती करनी चाहिए ऐसे टैलेंट की, और ऐसी दास्तान सामने नहीं आनी चाहिए कि नौकरी नहीं है मेरे पास। वक्त खत्म हो गया, हम दोनों को इजाजत नहीं, अपना बहुत ख्याल रखें। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज। सुबह सवेरे पाकिस्तान।